स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिकल जो है आपकी तुलनात्मक राजनीति वाली जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसकी यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस यूनिट में से 20 नंबर का जो एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से जो मेन चीजें हैं वो आपको समझनी है, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपके 20 नंबर 101% आपके आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने पहले से ही ओवरव्यू यहाँ पर जो है आपको हाईलाइट कर रखा है सारा का सारा कि आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए दलीय व्यवस्था क्या होती है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो मैंने ये जो हाईलाइट कर रखा है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। किसी व्यवस्था में राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होते हैं जो चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक हो। यानी कि लोगों का ग्रुप है और वो क्या करते हैं कि चुनाव होगा और इसके आधार पर कहीं पे शासन करेंगे, यानी कि सत्ता लेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राजनीतिक दल। ऐसे लोगों की एक ही विचारधारा, मुद्दे और जनता के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश करते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक ही विचारधारा को लेकर चलेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर चलेंगे और दावा करेंगे कि हम ये सारी चीजें जो है पूरी करेंगे। राजनीतिक दल मतदाताओं को लामबंद करते हैं। लामबंद का मतलब क्या था, उनके फायदे की बात उनको बताते हैं, ताकि क्या होता है कि सामान्य हित, लक्ष्य, विचारधारा और मुद्दों पर जन समर्थन हासिल कर सके, जनता उनको जो है क्या करे, सपोर्ट करे। और विभिन्न दल राजनीतिक मुद्दों और नीतियों को निर्धारित करते हैं और जनता को अपने दल के दावे पर विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने राजनीतिक दलों द्वारा जनहितैषी नीतियों को कैसे पूरा करके उनको लाभ पहुंचाएंगे। यानी कि जनता के हित की जो चीजें होंगी उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये उनको जो है वो ये क्या करते हैं, जनता को दावा दिलाते हैं, यानी कि विश्वास दिलाते हैं दावा करने के बाद। ठीक है, और इस तरह सत्ता प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल और अन्य प्रतिस्पर्धी विपक्षी दलों की उपस्थिति होने के कारण जांच और संतुलन व्यवस्था अस्तित्व में आती है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। तो दलीय व्यवस्था यानी कि जो लोगों का समूह होगा और वो लोग क्या करेंगे, वो इकट्ठे होकर किसी एक जगह पर जनता का हित लेकर और जनता के प्रतिनिधि को आप सामने पेश करेंगे और जनता के सामने जो है ना उनको लामबंद करेंगे उनको चीजों को, कि भाई हाँ हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, और जनता के लिए हितैषी वाली नीतियों को पूरा करने का जो है वादा करते हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे दल व्यवस्था। तो आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों में 3 घटक पाए जाते हैं। तो देखो यहां पर हम देखें, सबसे पहला घटक होता है आपका लीडर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नेता। कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी नेता के अस्तित्व में नहीं आ सकता। राजनीतिक दल होगा तो वहां पर नेता जरूर होगा। नेता मतदाताओं के समक्ष क्या करता है, किसी भी दल के एजेंडे यानी कि जो कार्यसूची होगी और दल की विचारधारा को सामने रखता है और उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। और मैक्स वेबर ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि भाई अच्छे करिश्माई व्यक्तित्व ने दलीय व्यवस्था के गठन या उदय का नेतृत्व किया है। एक दल को मजबूती कौन प्रदान करता है, जैसे कि उस दल का कोई एक करिश्माई व्यक्तित्व हो, यानी कि एक नेता हो, एक लीडर हो। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्तमान में भारत में जो भाजपा के नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या है, वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये मतलब ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने कि वो करिश्माई व्यक्तित्व वाले नेता हैं, जिन्होंने क्या करा, दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला दिया। ठीक है ना, उन्होंने क्या करा कि बीजेपी जो है, बीजेपी एक अपने आप में एक पार्टी है, पर उस पार्टी की पहचान किससे हो गई, उस नेता से हो गई, यानी कि उस लीडर से हो गई। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट इसके घटक में आता है सक्रिय सदस्य। यानी कि सक्रिय सदस्य का मतलब क्या है, एक्टिव मेंबर्स। कि राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य आम जनता के बीच दल की विचारधारा एवं उद्देश्यों को पहुंचाने में सहायता करते हैं। सक्रिय सदस्य अपने व्यक्तित्व लाभ और विकास की अपेक्षा अपने दल के विकास और विस्तार के लिए काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई वो किसी भी पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के लिए अगर आप भाई केजरीवाल जी के सपोर्ट में हैं, तो आपने क्या सोचा कि आप जो है एक्टिव मेंबर्स हैं, कि आप उनके वॉलंटियर बने हुए हो, आप जो है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हो, उनका प्रमोट करते हो, चाहे आपका कोई लाभ हो या ना हो, परंतु आप क्या करते हो, दल के विकास के लिए और विस्तार के लिए काम करना पसंद करते हो। तो ये एक्टिव मेंबर्स में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड आता है आपका अनुयायी यानी कि समर्थक, फॉलोअर्स। दलों के समर्थक दलीय व्यवस्था के सबसे प्रमुख आधार हैं। समर्थक दल की विचारधारा में विश्वास करते हैं और दलों की नीति और क्रियान्वयनों के माध्यम से इनको वास्तविकता के धरातल पर उतारने की अपेक्षा रखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बोला ना अभी कि एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं पार्टी के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थक होते हैं वो पार्टी में नहीं है पर वो उसका सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई हम लोग जो है एक DCG कोई पार्टी है, मैंने इस पार्टी को सपोर्ट किया, मैं बाहर से बोलता हूं भाई मेरा तो वोट इसी पार्टी को जाता है, तो मैं कौन हूं, इसका समर्थक हूं। बेशक मैं इस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, परंतु मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। अब इन 3 घटकों के बिना भी किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व मुश्किल है।
ये घटक राजनीति के दलों के अंदर होंगे तभी राजनीतिक दल का विस्तार करने में सहायता हो पाएगी। अब राजनीतिक दल के कार्य देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है उसके कार्य क्या होते हैं। तो देखो राजनीतिक दलों के कार्य की अगर हम बात करें, चुनाव में उम्मीदवार को खड़ा करने के करके जो चुनाव लड़ना है वो किसका काम होगा, वो राजनीतिक दल का काम होगा, ठीक है। दूसरा हमने देखा यहाँ पर कि उम्मीदवारों का चयन दल के सदस्य और समर्थकों द्वारा किया जाता है। दल के सदस्य चुनेंगे और समर्थक चुनेंगे कि भाई ये व्यक्ति है जो कि चुनाव में खड़ा होगा। दूसरी वजह से भारत जैसे देश में क्या होता है, दल के नेता उम्मीदवारों का चयन करते हैं। दल के नेता ही क्या करेंगे, उम्मीदवारों को चयनित करेंगे कि भाई ये उम्मीदवार जो है यहाँ से खड़ा होगा, ये उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होगा, इस तरीके से। प्रत्येक राजनीतिक दल की अलग अलग नीति होती है, कार्यक्रम होते हैं। कुछ राजनीतिक जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जातीयता को लेकर, धर्म को लेकर जो राजनीति करते हैं, उनके कार्यक्रम अलग होते हैं कि हम भाई सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हम मुस्लिमों के लिए काम करेंगे। और मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चयन करने का विकल्प भी दिया जाता है। आगे अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह एक राजनीतिक दल पर विश्वास करता है, और ये राजनीतिक दल सरकार बनाते समय उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को दिशा प्रदान करती है। यानी कि जो सरकार बनाई और ये राजनीतिक दल क्या करेंगे, सरकार बनाते समय जो नीति अपनाई गई है, उनकी जो नीतियां हैं वो किस दिशा में काम करेगी उसको सपोर्ट करती है। सरकार के बनने में असफल रहने वाले राजनीतिक दल विपक्षी भूमिका निभाते हैं कि भाई दो पार्टियां हैं और एक पार्टी की जो है बहुमत में सरकार आ गई है, पर एक पार्टी जो है उसकी अल्पमत है, यानी कि उसकी सरकार पूरी नहीं है। तो वो सरकार क्या करेगी, जो जीती हुई सरकार है वो तो सत्ता में बैठेगी, और जो हारी हुई है वो जो है विपक्ष का रोल उठाएगी। विपक्ष का रोल का मतलब क्या है कि जो गलत कार्य होंगे उसमें सरकार की आलोचना करेगी, ठीक है, कि ये कार्य सही नहीं है, और वो आलोचना का काम किसका है, वो विपक्षी दल का है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। ये दबाव समूहों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत का निर्माण का मतलब क्या है, जनमत यानी कि जनता इकट्ठी हो जाती है एक ही चीज को लेकर, जो सरकार पर अधिक से अधिक जन कल्याण के संदर्भ में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाते हैं। पूरा एक समूह बनाया और उन्होंने क्या करा, सरकार पर दबाव बनाया कि जी महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इस तरीके से उन पर दबाव बना दिया। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि स्थानीय राजनीतिक दल जनता सरकारी अधिकारियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। स्थानीय राजनीतिक दल क्या करते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं इनके बीच में एक सेतु का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, जिसे हम अपनी भाषा में चुगलखोर कहते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बाद राजनीतिक दलों के प्रकार क्या हैं। तो देखिए राजनीतिक दलों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, द्विदलीय, बहुदलीय और एक दल, यानी कि एक दल, द्विदल और बहुदल। अब ये आखिरकार ये तीनों चीजें होती क्या है, तो ये भी हम जान लेते हैं जल्दी से। तो एक दलीय व्यवस्था की अगर हम बात करें, एक दलीय व्यवस्था को एकल दलीय व्यवस्था यानी कि वन पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनाने वाला एकल राजनीतिक दल सामान्यतः राज्य के संविधान पर आधारित होता है। कोई भी एक पार्टी जो कि सिर्फ इकलौती यानी कि वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक दलीय व्यवस्था एक दल के शासन या उसका प्रभुत्व को व्यक्त करती है। एक दल ही क्या करेगा, शासन करेगा। आगे देखते हैं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो है इसके प्रमाणित हैं कि कैसे विपक्षी दलों को प्रमुख पार्टियों के साथ में मौजूद रहने की अनुमति है और एक दल जो है शासन को चलाता है। इसके अंदर आप पॉइंट देखेंगे, एक विचारधारा राज्य में एक दलीय व्यवस्था का आधार बनती है। सोवियत संघ जैसे देशों में जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता ये दर्शाने का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक दल को अस्तित्व में लाने के लिए परिस्थिति निर्माण में सहायक होती है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रवादी विचारधारा एक दलीय प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जर्मनी में नाजी दल हुआ, इटली में मुसोलिनी का जो फांसीवादी हुआ, तो ये क्या है, वो एक ही चीज को दिखा रही है, ठीक है। और औपनिवेशिक शासन के प्रहार से स्वतंत्रता की प्राप्ति ने भी मुक्ति और स्वतंत्रता के आह्वान में प्रमुख भूमिका निभाई है। एक दलीय व्यवस्था को प्रकृति में इस हद तक सत्तावादी माना जाता है कि कई बार यह स्वयं अधिनायकवाद में भी रूपांतरित हो जाती है। अब यहां पर तक तो हमने बात कर ली किसकी, दल की। राजनीतिक दल क्या है, एकल प्रणाली क्या है। अब इसके लाभ और हानि के बारे में देखते हैं। तो एक दलीय व्यवस्था के गुण और लाभ की बात करें तो देखिए एक दलीय व्यवस्था के कारण विरोधों के अभाव में निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, क्योंकि विरोध नहीं है, एक ही दल है, जो इनका जो बोलना है वही होगा, तो दूसरे की तो सुनेंगे ही नहीं बिल्कुल। लंबे समय तक एक ही सरकार रहने के कारण स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना है, क्योंकि एक ही सरकार बनी हुई है बहुत टाइम से, तो बहुत अच्छी तरीके से राजनीति का विकास हो सकता है। आगे राजनीतिक अभियानों पर संसाधनों और धन समय की बर्बादी नहीं हो सकती है, ठीक है, ये अनुमति नहीं देता इसकी, क्योंकि अब एक ही पार्टी है तो क्या करना उस चीज के लिए भाई, क्या प्रचार करोगे कि जी भाई इसको वोट दो, क्योंकि सबको पता है कि एक ही पार्टी आनी है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर क्या होता है, संघर्ष के अभाव में राष्ट्रीय एकता
को सरलता पूर्वक स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी हुई है। सिंपल सी बात है, दूसरी कोई विचारधारा उसके सामने है ही नहीं। और ये व्यवस्था गुटबंदी की कमियों से दूर है, क्योंकि गुट है ही नहीं कोई ना, अकेला ही तो है। जब अकेला है तो इसके लिए ना तो कोई गुट है, और ना ही यहाँ पर बताया गया कि किसी प्रकार का कोई दबाव है, और ना ही इनको जो है किसी भी प्रकार का पूंजी का निवेश करना है, समय की बर्बादी करनी है, और ना ही किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट करना है। अब इसके दोष क्या है? दोष यानी कि फ्रेंड नहीं, बल्कि दोष यानी कि नुकसान। तो नुकसान क्या है? देखो, एक दलीय व्यवस्था में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। ठीक है भाई, सबको नहीं मिल पाता मौका। मतदाता के रूप में जनता के पास में चयन का विकल्प नहीं होता, क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं है, एक ही है तो एक ही है। प्राय कई बार राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों की उपेक्षा की जाती है, उन्हें मुख्य धारा की कल्याणकारी नीतियों से बाहर रखा जाता है, क्योंकि एक दल है भैया, इसने जो सोच लिया वही सोच लिया, दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। सरकार की प्रगति तानाशाही होने के कारण इसमें देश के नागरिक के प्रति जवाबदेही और शासन में पारदर्शिता का अभाव है। क्योंकि भाई यहाँ पर देखो, लोकतंत्र में तो क्या है, जनता के प्रति जवाबदेही है, परंतु इसमें नहीं है। आगे हम बात करते हैं अब इसमें द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था उलट द्वितीय दलीय व्यवस्था में शासन का सूत्र दो दलों के हाथ में होता है। ऊपर हमने पढ़ा एक दल, यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो दल। जिस भी दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार बनाता है, जबकि अल्पमत वाला जो है विपक्ष में बैठता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं उसके बारे में। अब बहुदलीय व्यवस्था के साथ में द्विदलीय व्यवस्था, देखो बहुदलीय व्यवस्था में प्रभावी दलों की संख्या 2 से अधिक होगी और 5 से कम होगी, जबकि द्विदलीय व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण दल होते हैं। द्विदलीय का मतलब क्या, बोलने से ही पता चल रहा है, दो यानी कि द्वि। ठीक है, कि 2 दल होंगे, एक और एक अलग अलग। और बहुदलीय में क्या होगा, यानी कि बहुत सारे। इसमें गठबंधन सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत गठबंधन सरकार नहीं बनती। क्योंकि गठबंधन क्यों बनेगी भाई, देखिए दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसमें से दोनों को हम जो है सरकार नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और बहुदल में क्या होता है कि हम लोग जो है चुन सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो देखिए, अब एक दलीय व्यवस्था के साथ में द्विदलीय व्यवस्था की बात करें तो देखो, एक दलीय व्यवस्था में केवल एक दल को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, और अन्य वैकल्पिक दलों की उपस्थिति यहाँ पे प्रतिबंधित है, यानी कि उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलता। प्रतिबंधित का मतलब है उनको मना है। ठीक है, अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है क्यूबा की। क्यूबा जो समझते हो आप, जो आपको पता होगा, क्यूबा जो है वो अमेरिका की तरफ से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जैसे एकमात्र दल के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जबकि द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रमुख दलों के मध्य परिवर्तन की संभावना उपस्थित होती है। आगे हम बात करेंगे इसके अंदर द्विदलीय व्यवस्था के जो गुण है वो क्या है। तो देखो, कई विचारकों का मत है कि द्विदलीय व्यवस्था केंद्रवाद को प्रोत्साहित करती है और सामान्य उद्देश्यों को खोजती है। दल जन इच्छाओं की प्रति जागरूक रहते हैं, जो भी मतलब दल जो है वो जनता की जो इच्छाएं होती हैं उसके प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है, और कुछ सीमाओं तक ये सरल शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक स्थिरता पर केंद्रित है। और बहुदलीय व्यवस्था में त्रिशंकु संसद के विपरीत द्विदलीय व्यवस्था अधिक पसंद की जाती है, कि भाई दो दल है तो ये ज्यादा पसंद किया जाता है, और ये कम मतदान विकल्प प्रदान करता है, जिसे समझना सरल है। आगे देखते हैं इसके बाद। तो इसमें आपको बताया गया है जो इसके दोष हैं वो क्या है। देखिए, ये कम प्रतिस्पर्धी होने और मतदाताओं को कम विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी ये द्विदलीय व्यवस्था की जो आलोचना की जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे विकल्प कम है, बहुत सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें से यहाँ पर दो ही दे रखी हैं, तो इसलिए विकल्प कम होते हैं, तो ये भी इसका एक दोष है। अंतरदलीय समझौते, इंटर पार्टी कंप्रोमिस हो जाते हैं यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए, कारण द्विदलीय व्यवस्था को आलोचना की जाती है। और आगे बताया गया, रॉस पेरोट ने बोला है कि द्विदलीय व्यवस्था में बहुमत दल विभिन्न मामलों में आवाज उठाने में विफल रहते हैं, कि भाई दो दल है तो कोई और जो है आगे जाकर यहाँ पर जो आवाज नहीं उठा सकता। तो ये तो हमारा हो गया एक दल और द्विदल। अब हम बात करेंगे बहुदल, और उसके बाद में ये आपका लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और आपके गारंटीड 20 नंबर 20 नंबर इस यूनिट से आपके 101% आएंगे ही आएंगे। तो याद रखें, जितना मैंने आपको बताया है और जितना मैंने हाईलाइट किया, सिर्फ इतना आप लोग पढ़ लीजिए और अपने उसमें आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब है, बहुदलीय व्यवस्था नए मुद्दों के राजनीतिकरण का आधार बनती है। इसका उद्देश्य द्विदलीय व्यवस्था जैसे मुद्दों के ध्रुवीकरण से बचना है। यह सार्वजनिक मुद्दों, समावेशी राजनीति संस्थाओं आदि हेतु विचारिक नवाचार के मार्ग भी खोलता है। बहुदलीय व्यवस्था में कई राजनीतिक दल होते हैं, जैसे मैंने बोला एक दल में एक, द्विदल के अंदर दो, और बहुदल के अंदर बहुत सारे। जैसे हमारा भारत है, बहुदलीय व्यवस्था है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी, और झाड़ू वाला, साइकिल वाला, केंद्र वाला, और टोपी वाला, सिलेंडर वाला। हम ये लोग, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग दल, यानी कि बहुदल, बहुत सारे दल है यहाँ पर। ठीक है, तो एक दलीय व्यवस्था के विपरीत बहुदलीय व्यवस्था कई राजनीतिक पहचानों को प्रोत्साहित करती है। अलग अलग राजनीतिक पहचान, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग अलग होती है। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं को बड़े खंडों में खुद को संरेखित करने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी ये खंड इतने बड़े होते हैं कि वे किसी भी व्यापक सिद्धांत पर सहमत नहीं हो सकते। आगे देखते हैं अब जरा।
बहुदलीय व्यवस्था के गुण की अगर हम बात करें, वास्तविक विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करने के समाज के विभिन्न वर्गों के लिए पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से जो दल को चुनने का लिए पूरा मौका मिल जाता है, तो यहाँ पर जो है सरकार बन सकती है। ये मतदाताओं को कई विकल्प देता है, अलग अलग विकल्प देगा, यानी कि एक दल में द्विदल में तो एक होगा या दो होगा, पर यहाँ पर क्या होगा, अनेकों दल होते हैं, अनेकों विकल्प होते हैं। ये प्रकृति में समावेशी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म सबको लेकर चलते हैं। बहुदलीय व्यवस्था प्रकृति में बहुत पारदर्शी है, क्योंकि यह प्रकृति में समावेशी है और समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों के लिए उत्तरदायी है। और एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था के विपरीत है। बहुदलीय व्यवस्था स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है, तानाशाही पर अंकुश रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, तो मतदान के तहत जो है हम लोग जो है अलग अलग जो है इससे क्या कर सकते हैं, तानाशाही में होता है कि एक ही दल को चुना जा रहा है, परंतु इसमें क्या होगा, जब बहुदलीय होगा तो यहाँ पर चुनने का मौका मिलेगा, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपनी तरफ से गलती नहीं करेगा। जनता की राय में बदलाव लाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था अधिक उत्तरदायी है। अब बहुदलीय व्यवस्था के अगर हम दोष की बात करें, तो कई बार में इसमें विभिन्न दलों से मिलकर गठबंधन सरकार बन जाती है, सबसे बड़ा दोष है। ठीक है, अब क्या होता है, जब एक की सरकार होगी तो सरकार अच्छी तरीके से कार्य करेगी, जब उसके अंदर 4-5 लोगों का अपना दिमाग चलेगा, तो वहां पर सरकार सही से काम नहीं कर पाएगी। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार के कई पहचानों की उपस्थिति होने के कारण नीति निर्माण में कठिनाई आती है, क्योंकि कोई भी नीति, जैसे मैंने बोला इस पे मैं सहमत हूं, दूसरा बोल रहा भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, सरकार निर्माण हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों में होने वाली सौदेबाजी और पारदर्शिता का अभाव राजनीति भ्रष्टाचार का ही उन्नत रूप है। ठीक है, राजनीति में जो बताया गया कि भाई जितने भी सरकार निर्माण हेतु जो विभिन्न राजनीतिक दलों के अंदर क्या होगा, सौदेबाजी होती है, पारदर्शिता का जो अभाव है, तो राजनीति भ्रष्टाचार में ही उन्नत है, वो उसी के अंदर जुड़ा हुआ है। गठबंधन सरकार में भाषा क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति क्षेत्र विशेष के विकास को राष्ट्रीय विकास की तुलना में अधिक महत्व देती है। अब हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि दलीय व्यवस्था मतदाताओं को प्रदान किए गए विकल्पों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कि जो भी विकल्प दिए गए उसका प्रतिनिधित्व करती है। आगे देख लेते हैं जरा यहाँ पर कि राज्य में दलीय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास राज्य में दलीय व्यवस्था के प्रकार को परिभाषित करने के लिए एक करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। अब लास्ट लाइन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो देखनी है आपको। निसंदेह कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि दलीय व्यवस्था जो है वो आम आदमी की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। अगर दल होंगे तभी तो जनता अपनी आवाज को पहुंचा सकेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यूनिट 4 में से आपका कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा और आपको सारे क्वेश्चन जो है, मैंने आपको बोला था कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं कि एक दलीय व्यवस्था आ जाए, द्विदलीय व्यवस्था आ जाए या फिर आपका बहुदलीय व्यवस्था आ जाए। तो तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी है और उसके बाद आपके कल के एग्जाम के अंदर इस यूनिट से 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं 101%। थैंक्स फॉर वॉचिंग।